हाँ जी मैम। अ, ये जो कहते हैं जल नेति, इट्स वेरी इफेक्टिव। लेकिन चलो, वो आपको सीखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो नहीं, जल नीति लेकिन मैंने की हुई है, अगर जल नीति मैंने की है पहले एक बार ना। हाँ, जल नेति में जैसे रबड़ नेति, कई बार जल नेति से क्या है कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम का रहता है कुछ, ठीक है जी। मतलब कि कंप्लेंट्स रहती हैं कि थोड़ा सा ना साइनोसाइटिस, क्योंकि प्रॉपरली ना हम कर पाते हैं ना कोई करवा पाता है। अच्छे, कोई बहुत अच्छे योग थेरेपिस्ट हों, वो तो चलो बता भी देते पंचकुला हैं कि सावन, उसके बाद। पंचकुला सावन में कराते हैं जी। हाँ, वहां पे मेरे ख्याल से ना, क्योंकि ये जो पहले थे ना, एक जो यहाँ पे 33 में नहीं, 30 सेक्टर में भी हैं, वो हाँ जी, देवी का। अग्रसेन भवन के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं का सेंटर पंचकुला सेक्टर 7 में भी है मेरे घर के पास। मैं वहां हाँ, मैंने की हुई है जल नीति तो तो। हाँ, वहां से लाइक मुझे तो बेस्ट लगा वो वाला। और जगह से तो चलो ठीक है, सब करवा रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे हम्म। उनका बहुत बेस्ट लगता है। क्योंकि मैंने वहीं से ही कॉलेज टाइम से ही मैंने लाइक नेति, फिर उसके बाद रबड़ नेति, सूत्र नेति, इवन सूत्र नेति भी मैंने वहां से सीखी और खुद भी की। उससे बहुत इफेक्ट आता है, आपके फेस पर भी इफेक्ट आता है, लाइक जो कह देते हैं ना कि एजिंग लगती है और वो सारा कुछ, क्योंकि अच्छा, उनका जल जो नीति से। ऑयल घी डालते हैं ना वो, इट्स वेरी हाँ इफेक्टिव। जी, जल नीति से वो करते हैं। सेकंड सेकंड आप ये कर सकते हैं कि जैसे अब तो मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सर्दी आ रही है, मोटी वाली सौंफ, केमिकल वाली नहीं, मोटी वाली जो सौंफ आती है ना, जो हाँ जी। बिना केमिकल ट्रीटेड रहती है, वो वाली जी। सौंफ, और धागे वाली मिश्री, ठीक है जी। और थोड़ा सा बादाम। क्योंकि बादाम आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, कि कईयों को कहते हैं कि गर्म करते हैं, क्योंकि इसमें भिगोए हुए वो नहीं चाहिए होते। और जी मैम। बादाम, तो बादाम की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि मुझे वही जी लगता मैम। है कि किसी को गर्म करते हैं। लेकिन अदरवाइज मिश्री और सौंफ ये बराबर मात्रा में रखकर, और ये अलग अलग पीसना है, इसको मिक्सी में अलग अलग कर लीजिए, हम्म। इसको ग्राइंड कर लीजिए और फिर तीनों को मिक्स कर देना है। और इसका ठीक है जी। 1 टीस्पून रात में लेना है, अगर आप दूध ले रहे हैं या किसी भी गर्म चीज के साथ। या ठीक है अगर जी। रात को नहीं, वैसे तो इफेक्टिव जो आईज के लिए ट्रीटमेंट रहते हैं ना, वो रात के लिए, रात के बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे हम लोग ठीक इवन है। आई टॉनिक्स भी, मतलब कि आई के लिए भी डालते हैं, ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं अगर उसके लिए, तो रात के ज्यादा अच्छे रहते हैं। क्योंकि रात जी मैम। एक तो सूर्य की रोशनी और सब चीजों से वो फर्क रहता है, तो रात में लें तो इफेक्टिव ज्यादा रहता है। लेकिन अदरवाइज आप सुबह अपना ले सकते हो। बस ये ध्यान जी रखना है मैम। कि ठंडी चीज नहीं लेनी है उसके ऊपर। जी मैम। थैंक यू मैम। एक तो ये कर सकते हैं। और थर्ड, आप सन थेरेपी करते हैं तो उसमें से ग्रीन चार्ज वाटर, ग्रीन, उसका ये क्या होता है मैडम? ग्रीन कलर की वो आप अभी चैप्टर्स लूंगी मैं सेकेंड ईयर के ना, तो उसमें जब क्रोमोथेरेपी ठीक है। वगैरह करवाएंगे तब उसमें आपको पता चल जाएगा उसका। मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। इवन जो ये मैंने आपको बताया ना, सौंफ एंड ऑल, उसका ये मैंने अपनी हम्म। सिस्टर, उसका सिलेंड्रिकल नंबर था और उसका 3-4 तक आया हुआ था। तो ठीक है जी। उसने जब ये स्टार्ट किया उसका रुक गया। मैं ये नहीं कह रही कि कम हुआ, क्योंकि वो विद एज और हर चीज फर्क पड़ती है, मसल्स वीक हो रही हैं या कुछ भी, बट ये उसका तो रुक मैंने गया। मतलब, ये तो सेकंड वाला तो जो आपने बताया तो पहले लेते हैं, ये थर्ड वाला नहीं मेरे को समझाया, जो सन थेरेपी वाला जो हाँ, वो मैं सन ग्रीन थेरेपी चार्ज। आपको करवाऊंगी ना चैप्टर, तो आपको उसमें ज्यादा बेटर पता चल जाएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए। स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, या तो आज लगता है कि ना वही थोड़ा नवरात्रों की वजह से थोड़ा स्टूडेंट्स को, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। Recording in progress. आज का मेन टॉपिक है, अगर हम लोग नेचुरोपैथी के लिए अब नए हैं, बिगनर्स हैं जिन्होंने एडमिशन, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का ही चैप्टर है, तो बिगनर्स के लिए सबसे पहले ये होता है कि नेचुरोपैथी है क्या। क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि नेचुरोपैथी इज समथिंग कि उसमें मैग्नेटोथेरेपी भी करवाएंगे, हमें ये थेरेपीज भी करवाएंगे, कुछ ना कुछ जो भी हमारे दिमाग में आता है। बट हम लोग यहाँ पे जब प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो हमारे पास ये है कि ओल्ड ड्रगलेस थेरेपीज,
ये नहीं मान के चलना कि ऑल ड्रगलेस थेरेपीज आर द नेचुरोपैथी। हमने यहाँ पे ड्रगलेस थेरेपीज में तो बहुत सब कुछ है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बता रही थी, सुजोक है या मैग्नेट की चलती हैं या एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मेरिडियन है, पर कितनी कितनी तरह की हमारे पास थेरेपीज हैं, मतलब कि ड्रगलेस थेरेपीज मीन्स जिसमें हम लोग मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं। तो दे ऑल आर, हम उनको अल्टरनेटिव मेडिसिन में ले सकते हैं, बट दे आर नॉट कम अंडर द नेचुरोपैथी। जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तब हम लोग लेते हैं पंच तत्व, जो पंच महाभूतों से जिसमें चिकित्सा की जाती है, पंच महाभूतों से ही जिसकी में चिकित्सा की जाती है, दैट इज द प्राकृतिक चिकित्सा, मीन्स दैट इज द नेचुरोपैथी। इसके अंदर पंच महाभूत आते हैं। अगर नेचुरोपैथी की बात करते हैं, पंच महाभूत आते हैं। इसके अलावा आहार आता है, डाइट, डाइट का होता है, प्लस योग का, योग चिकित्सा। ये तीनों को अगर इकट्ठा करें, दैट इज द, मतलब पंच महाभूत प्लस योग प्लस हम लोग आहार, आहार चिकित्सा को अगर हम लोग ये तीनों को इकट्ठा करें, दैट इज द नेचुरोपैथी। दिस इज द नेचुरोपैथी। और यहाँ पर हम जब नेचुरोपैथी की बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल दी जाती है कि अब पंच महाभूत का मतलब कौन से हैं? पंच महाभूत वही है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हम इनसे ही, क्योंकि हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारा, हम लोग, हमारे शरीर, जो भी ब्रह्मांड में है सब कुछ, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जैसे कि अब क्योंकि हम नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं तो मैं और ब्रह्मांड की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की ही बात करती हूँ कि जब हमारे शरीर के अंदर ये पंच महाभूतों से ही ये शरीर बना है, जब हमें कुछ डिजीज होती है, डिजीज के बारे में, मतलब कि कोई बीमारी होती है या कोई डिस्कम्फर्ट हमारी बॉडी के अंदर होने शुरू होता है, तो हम लोग उसको ये मान के चलते हैं कि कोई पंच महाभूतों में से ही कोई जो एलिमेंट है वो इम्बैलेंस हुआ है। दिस इज द, मतलब इसकी एग्जांपल जिस तरह से कि जैसे अगर कोई चेयर है, वो लक्कड़ की चेयर बनी हुई है, अगर उसकी चेयर का कुछ टूटता है, अगर उसकी टांग टूट जाती है, तो अगर उसको ठीक करना है तो हम लोग किसके यूज करेंगे? नेचुरल लकड़ी का ही यूज करेंगे उसको ठीक करने के। अगर वो मेटल की बनी हुई है तो मेटल का ही यूज करेंगे। इसी तरह से जब हमारी बॉडी, क्योंकि पंच महाभूतों से ही बनी है, और पंच महाभूतों में अगर कुछ ना कुछ इस तरह कोई दिक्कत आती है, हमारी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हमें पंच महाभूतों की ही आवश्यकता पड़ती है। तो ये है, मैंने एक छोटा सा आपको एक आइडिया दे दिया है कि व्हाट इज नेचुरोपैथी एंड व्हाट इज, हाउ आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ पंच महाभूत। तो 5 एलिमेंट से इस तरह से बने हुए हैं। तो इसको और भी अच्छे से हमने सीखना है। अगर नेचुरोपैथी, अब यहाँ पे नेचुरोपैथी की बात आ गई कि आहार से हमें, योग चिकित्सा से, और नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा जो ट्रीटमेंट्स करवाए जाते हैं उनसे ही जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा कहलाई जाती है। तो अब वहां पे कुछ सिद्धांत हैं, उसको भी सिद्धांत हैं हमारे, कि जिसकी वजह से हम लोग ये आगे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। इसको आगे हम लोग प्राकृतिक, इसको चिकित्सा का नाम दिया गया है, प्राकृतिक चिकित्सा। तो यहाँ चिकित्सा की जा सकती है। तो उसके लिए हमें कुछ सिद्धांत हैं, 10 सिद्धांत बताए गए हैं कि उनको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो मुझे, मेरे ख्याल से नेचुरोपैथी आपके पास फिर कुछ हाथ, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा कि उसके साथ आपको ट्रीटमेंट करना, अगर आपको ये 10 सिद्धांत समझ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ज्यादा टाइम वो नहीं करती क्योंकि 10 सिद्धांत हैं तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है। तो फर्स्ट सिद्धांत हम लोग इसके लेकर चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम जब अर्थराइटिस की क्लास ली थी और भी जब क्लासेस लेती हूँ तो मैं एक ही सिद्धांत बोलती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है जो, दैट इज कि रोग एक है, रोग का कारण एक है, और रोग का निवारण भी एक है। All diseases are same, their cause is same, and treatment is also the same. अब आप कहोगे कि फिर इतनी दुनिया में इतनी बीमारियां चल रही हैं, फिर इसका हाउ इट इज पॉसिबल कि रोग, सभी रोग एक हैं?
उसका कारण भी एक है, और फिर ट्रीटमेंट भी हम लोग वही करेंगे। तो हाउ इज इट पॉसिबल, जबकि यहाँ पे वॉमिटिंग लग रही है तो उसकी भी दवा है ना, जब लेने चलते हैं हेडेक हो रहा है तो उसकी भी दवा, फीवर के लिए भी अलग से दवा, कोविड आया कोविड की भी अलग से वैक्सीन लग रही है, टाइफाइड होता है उसकी वैक्सीन, ट्यूबरोक्लोसिस है तो उसकी वैक्सीन। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने रोग हैं? अगर हम एक वैसी एक दिन में ही देख लें कि पेन हो रही है, टांग में पेन हो रही है, अर्थराइटिस है, गाउट है, और ये एक ही ऑर्गन के कितने कितने रोग हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि पूरी बॉडी के रोग एक हैं? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले इसका ये जानना जरूरी है कि कारण क्या है, क्योंकि इसमें कहा है कि रोग एक है, इसका कारण भी एक है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि इसमें क्या है कि रोग एक है तो नेचुरल है, कोई भी रोग होता है तो उसका कारण, कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई ना कोई कोज होता है उसका। तो कोज सेम कैसे हो गया? कोज सेम कैसे, किस तरह से हो गया कि आप ये मान के चलिए कि पंच महाभूतों से ही शरीर बना है। तो पंच महाभूत जब इम्बैलेंस होते हैं हमारी बॉडी में, अब वो इम्बैलेंस कैसे होते हैं? जब हमारे बॉडी में इम्बैलेंसिंग कब होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स, ईश्वरीय शक्ति जिसे कहते हैं, जीवनीय शक्ति, उसका इम्बैलेंस होता है। अब आप कहोगे कि जीवनीय शक्ति यहाँ पे कहाँ से आ गई है? तो क्योंकि इसका अलग से टॉपिक है तो मैं इसको बहुत छोटे उसमें कर सकती हूँ कि जैसे ही जन्म होता है हमारे और मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक दो क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं। दो क्रियाएं हैं जो जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती हैं। सबसे पहले है डाइजेशन एंड सेकंड इज एक्सक्रीशन। डाइजेशन इज पाचन क्रिया, पाचन की क्रिया। आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, अंदर और किसी वजह से तो कुछ नहीं जा रहा। हम लोग, अगर मैं बैठी हूँ यहाँ पे चुपचाप बैठी हूँ, कुछ मेरे आसपास कुछ खाने पीने की कोई चीज नहीं है, तो अंदर मेरे क्या जा रहा है? वो तो मेंटली जा रहा है, थॉट्स जा रहे हैं, नेगेटिविटी या वाइब्रेशन, कुछ कोई मुझे गालियां दे रहा है तो मैं वो ले रही हूँ, बट इनपुट और तो कोई नहीं है। अगर मैं नहीं कुछ खाऊं पीऊं तो सिर्फ हमारी बॉडी में कहाँ से जा रहा है? जब जो हम लोग खा पी रहे हैं, दैट इज द डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। जो बॉडी में से जो हमने खाया उसका पाचन होकर उसका उत्सर्जन हो जाना, मीन्स बाहर निकल जाना। जब तक ये दो क्रियाएं बैलेंस में हैं, जब तक ये दो क्रियाएं बैलेंस है, दिस इज द हेल्थ। जब इन दो क्रियाओं में, मीन्स डाइजेशन ठीक चल रहा है लेकिन एक्सक्रीशन नहीं ठीक हो रहा, मीन्स कॉन्स्टिपेशन चल रही है, हम लोग सांस तो लेते हैं लेकिन प्रॉपरली कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर पसीना ही नहीं आ रहा, पसीने के थ्रू कितनी हमारे अंदर से मल निकलता है, कितना फॉरेन मैटर निकलता है, वो सब चीजें नहीं निकल रही हैं। तो वो क्या है? अगर इनमें इम्बैलेंस होता है, दैट इज द डिसीज। मतलब इजीनेस में डिस हो जाना, हमारा ईज में डिस हो जाना मीन्स डिजीज, डिस्कम्फर्ट हो जाना। तो दिस इज हेल्थ एंड दिस इज डिजीज, अगर इनके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो और इम्बैलेंस का कारण क्या है? कि जो एक्सक्रीशन है या तो वो प्रॉपर नहीं हुई, और डाइजेशन ठीक हो रही है, हम लोग इनपुट दे रहे हैं, पाचन ठीक नहीं हुआ, तो पाचन ना ठीक होने की वजह से एक्सक्रीशन भी ठीक से नहीं हो रहा, तो दैट इज द डिजीज। तो वो जो अनवांटेड मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको बोला जाता है विजातीय द्रव्य या फॉरेन मैटर। स्पेलिंग ठीक लिख रही हूँ, फॉरेन मैटर, इसको बोला जाता है फॉरेन मैटर, जो कि डिजीज को, और इसकी एक्यूमुलेशन को बोला जाता है डिजीज, कॉज ऑफ द डिजीज। क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन मैटर इज द कॉज ऑफ द डिजीज। जब
इन दोनों क्रियाओं में इम्बैलेंस होता है किसी भी वजह से, हमारे चाहे आप कह लीजिए गलत खान पान से हो रहा है, या हमारी लाइफस्टाइल रॉन्ग लाइफस्टाइल से हो रहा है, ज्यादा देर तक सो रहे हैं, टाइमली खाना नहीं खा रहे, या किसी भी तरह से, तो इनमें इम्बैलेंस हुआ, इट कॉजेज द डिजीज। एंड डिजीज कहाँ से हुआ? डिजीज कहाँ से हुआ? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन मैटर। ये बॉडी से बाहर निकलना चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में निकलना चाहिए था, या कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में इसको बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो गया। और जहां जहां पर उसको जगह, जैसे यूरिक एसिड था, अर्थराइटिस का हमने चैप्टर किया, यूरिक एसिड है, प्रोटीन्स ज्यादा ले लिया, फर्मेंटेड फूड ज्यादा ले लिया, बाहर उतना निकला नहीं क्योंकि किडनी का भी अपना रोल है, लीवर का भी अपना लिमिटेशन है, वो उतना ही कर सकता है। लेकिन जब आप ओवर कर दिया, और वो बॉडी में कहाँ जाएगा ही ना कहीं, तो जब बाहर नहीं निकल रहा तो एक्यूमुलेट ही होगा। वो एक्यूमुलेट होकर जहां जहां उसकी जगह है, जहां जहां उसकी फेवरेबल जगह है, उनकी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं एक्यूमुलेशन के लिए, तो वहां जाके वो जैसे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो गया जाकर, और वहां पर ही हमने उस डिजीज का नाम दे दिया, उस डिजीज का नाम दे दिया। तो कारण एक, रोग एक हो गया। रोग क्यों एक है? बिकॉज कारण तो एक ही है, एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन मैटर। बात तो फॉरेन मैटर की है, और फॉरेन मैटर को ही बाहर निकालना है, तो इसलिए सभी रोगों की जो बाहर निकालने की क्रिया है, ट्रीटमेंट इज सेम। हमने उसका ट्रीटमेंट भी सेम हो गया, क्योंकि कारण एक है, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन मैटर, ये विजातीय द्रव्यों का संचित हो जाना हमारे शरीर के अंदर। विजातीय द्रव्य जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, या वो अनवांटेड है, तभी उसको फॉरेन कहा ना। फॉरेनर मीन्स बॉडी के लिए वो फॉरेनर है, वो बाहर से आया हुआ है, वो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही संचित होना शुरू हो जाता है। संचित होना शुरू हुआ तो उसने जहां जहां पे संचित हुआ वहां वहां डिस्कम्फर्ट किया, डिस्कम्फर्ट किया तो हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको नाम दे दिया डिजीज। ये मुझे आज जुकाम हो गया, क्योंकि मेरे अंदर ज्यादा मैंने कुछ इस तरह की चीजें ले ली जिससे म्यूकस फॉर्म होना शुरू हो गया, या मैंने ओवर ईट करके कोई गलत खाना खा लिया तो मुझे वॉमिटिंग्स लग गई, तो हमने वॉमिटिंग नाम दे दिया। वो एक्यूमुलेटेड जो हुआ था, अनवांटेड जो फूड था, जो ठीक नहीं था, उसके अंदर कोई भी इंफेक्शन थी या कोई भी हुआ था, वो हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं था, उसने बाहर निकाल दिया उसको, लेकिन हमने उसका नाम दे दिया डिजीज है। तो रोग तो एक ही है, कारण क्योंकि एक है, तो उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमारी जो भी थेरेपीज हैं, एनीमा है, जिससे कि स्टूल हम लोग वो रिमूव कर सकते हैं, जो भी हमारे इंटेस्टाइन्स में सॉलिड वेस्ट जमा हुआ हुआ है उसको निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग स्टीम दे दें या सन थेरेपी दे दें, सन के नीचे बैठा दें, पसीने के थ्रू हम निकलवा देते हैं, जैसे जॉन्डिस में है। जॉन्डिस इज द डिजीज जिसके अंदर स्टीम से, क्योंकि आपने देखा होगा कि पसीने में बहुत लोगों के क्या रहता है कि जो नीचे के अंडर गारमेंट्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं, मतलब कि बनियान वगैरह जो रहती है वो येलो होनी शुरू होती है, या शर्ट वगैरह आप देखो पसीने में अंडर आर्म्स के पास वहां पे येलो येलो आना शुरू हो जाता है। वो येलोइश क्या चीज है? हमारे अंदर से क्या निकल रहा है? वही जो सॉल्ट्स हैं, बिलिरुबिन के, जो जॉन्डिस करने वाली जो सॉल्ट्स हैं, वो बाहर निकलने चाहिए थे, लेकिन वो बॉडी के अंदर ही हैं, वो उसके थ्रू बाहर निकल रहे हैं, हमारे स्वेटिंग के थ्रू। जब वो बाहर निकलने लगते हैं तो ट्रीटमेंट वही आ गया कि हमारा इस एक्यूमुलेटेड फॉरेन मैटर को बाहर निकालने की जो ट्रीटमेंट है, जो चिकित्सा की जाती है, तो उनकी वो सब चीजें सेम है। तो इसलिए मैंने आपको शायद किसी एक लेक्चर में बताया भी होगा, कहा भी होगा, हमारे पास पेशेंट ओबेसिटी का आए, चाहे हमारे पास अर्थराइटिस का आए,
चाहे हमारे पास कॉन्स्टिपेशन का आए, चाहे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट आए, ट्रीटमेंट सबको हम सेम ही देते हैं। उनको एनीमा भी करवाते हैं, उनको मिट्टी पट्टी भी देते हैं, मसाज भी। मसाज डिपेंड करता है कि उसको मसाज लोकल मसाज दे देनी है। जैसे कि किसी को बहुत लग रहा है कि घुटने का ही प्रॉब्लम है उसको, तो घुटने की मसाज कर दी, उसको वहीं पे गर्म ठंडा सेक दे दिया। लग रहा है कि पूरी बॉडी का ही क्लींजिंग करवाना पड़ेगा, अगर उसको पूरी बॉडी में वो करवानी है तो उसको स्टीम दे दिया, सन बाथ दे दिया, मौसम के अनुसार देख के। तो ट्रीटमेंट सब में हमने सेम ही देना है। दैट इज वाई इसका ये एक मेन प्रिंसिपल है। रोग एक है, कारण एक है, ट्रीटमेंट भी एक है। बट हमें मालूम है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन मैटर इज द कॉज ऑफ द डिजीज। लेकिन जब पेशेंट आता है तब वो इतनी बड़ी फाइल लेकर आता है, उसमें वो कहेगा कि मुझे देखो मैंने ये टेस्ट भी करवाए हैं, वो भी टेस्ट करवाए हैं। तो वो आपको देख पता है कि कहाँ से शुरू हुआ होगा इसका। नेचुरल सबसे पहले कहते हैं ना कि पेट से ही बीमारियां शुरू होती हैं, मीन्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों हुई? मीन्स एक्सक्रीशन उसकी प्रॉपर नहीं हुई, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो सबसे पहले उसको फास्टिंग पे शुरू कर दो। दिस इज द ट्रीटमेंट। क्योंकि इतनी इंटेस्टाइन्स भर गई हैं और उसके पास आगे एक्यूमुलेशन होनी शुरू होती है। आप खुद भी देखिए, आप कहीं पर भी किसी ने, जैसे कोई एनिमल्स हैं, वो कहीं ना कहीं स्टूल पास कर देते हैं, तो वो 2 दिन भी वहां पड़ा रहेगा तो स्मेल छोड़ना शुरू कर देता है। क्यों स्मेल क्यों आनी शुरू हो जाती है उसमें? क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं, फर्मेंटेशन उसमें होनी शुरू हो जाती है कि वो गैस जो है उसकी स्मेल है वो फैलनी शुरू होती है। सेम हमारी बॉडी में है। अगर हमारा खाया पिया हुआ नहीं पचेगा, ठीक से नहीं पच रहा है, वो हमारी बॉडी में ही पड़ा है, तो वो क्या करेगा? उसमें से भी गैस बननी शुरू हो जाती है, उसमें से और केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो बॉडी में ही हमारे ब्लड के थ्रू कहीं ना कहीं पहुंचते रहते हैं। तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल। मैं इसके ऊपर टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि दिस इज द मेन प्रिंसिपल। इसमें से कोई आप लोगों को है कोई डाउट, कुछ पूछ सकते हैं। इससे ही आपका एक तो डिजीज का क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि एक फॉरेन मैटर भी आपको पता लग गया कि फॉरेन मैटर क्या होता है। पढ़ाएंगे उसका भी, आपको अलग से एक टॉपिक करवा देंगे, बट आपको आइडिया तो लग गया कि फॉरेन मैटर क्या है और ये सब चीजें क्या है। इसमें से कुछ आपको डाउट है, कोई चीज का कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट कौन सा है? मुझे इसका लगता है एक एक मिनट। Germs are not cause of the disease. Germs are not the cause of disease. Because cause of disease क्या है? That is the foreign matter. मेरे ख्याल से किसी का अनम्यूट है माइक, थोड़ा सा देख लीजिए किसका अनम्यूट है, वो इसको म्यूट कर लें। Germs are not cause of disease. आप मान सकते हो कि कीटाणु रोग का कारण नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? अभी तो कोविड का होकर हटा है और उसमें हमने कहा कि वायरस है, तो वो ही दैट इज द कॉज ऑफ द डिजीज। जर्म्स में तो वो भी आते हैं ना, तो हाउ इट इज पॉसिबल? क्या आप मानते हो इसको? जस्टिफाई कर सकते हो कोई? और भी स्टूडेंट्स हैं, बताइए आप कैसे इसको बताओगे? रोग का कारण कीटाणु नहीं है। देखिए रोग का, मैम हाँ जी हाँ जी। जी इसमें एज पर माय माइंड ये हम्म क्या जो हमारी नेचुरोपैथी में थ्योरी चलती है कि हम्म जैसा माहौल होगा उसी तरह की चीजें वहां रहेंगी। हम्म कीटाणु नो डाउट हम रोज हमारे साथ अंदर जाते हैं, अगर हम्म अंदर का वातावरण उनको फिल्दी मिलेगा
तो वो वहीं कैंप बना के रह जाएंगे जर्म्स। हम्म सो जर्म्स के कारण नहीं है, वो अंदर के वातावरण, हमारी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल है, उसके कारण जो अंदर हमारे जिसे हम गंद कहते हैं या जो भी इस तरह की चीजें कहते हैं, अगर ऐसा माहौल मिलेगा तो वो रुकेगा। अब सपोज जैसे कोई जुआ खेलने वाला है, अगर 4 लोग खेल रहे हैं तो कहता है मैं भी बैठ के 4 पत्ती खेल लेता हूँ। अगर वहां हम्म भजन हो रहा होगा तो वो कहेगा नहीं नहीं ये मुझे पसंद नहीं, मैं यहाँ से निकलता हूँ। सिमिलरली राइट जब जर्म्स हमारे अंदर जाएंगे, अगर अंदर का वातावरण साफ होगा, हमारा जो हम नेचर के हिसाब से रहते होंगे, तो उनको वो वातावरण ठीक नहीं लगेगा, नहीं ये हमारे लिए फिट नहीं है, सो दे विल कम आउट। और अगर राइट खराब होगा तो रुक जाएगी। दैट इज राइट व्हाट टू माई लॉ ऑफ नेचर भी यही है कि जो सब्सटेंसेस हैं उनके एटम्स का सेम मोशन जो है वो अट्रैक्ट होता है ईच अदर। अगर वो अपोजिट मोशन होगा तो वो चले जाते हैं, सेम मोशन होता है तो दे गेट अट्रैक्टेड। अच्छी लगती है देने में भी। अब घर में हम लोग घर में देखें, इसको ना आप इसको पढ़ाई इस तरह से मत करिए। इसको पढ़ाई आपने जब करनी होगी ना, आप आसपास अपने ही देखोगे ना, तो ये सिद्धांत सारे के सारे हमें अपने आसपास ही मिलते हैं इसको जस्टिफाई करने की एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखिए घर में है हम लोग 5 लोग हैं या 4 लोग हैं हम लोग घर में, तो नेचुरल है किसी एक बच्चे के थ्रू वो स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है या कहीं भी कोई भी ऑफिस जा रहे हैं या कहीं से, वो बाहर से कोई एक खांसी जुकाम जो वायरल हो रहा है या कोई भी चीज ले आया घर पर, हो गया, उसको हो गया। अब हम कहते हैं कि अब तू तेको वायरल हो गया, तू बाहर से ले आया और हम सबको करेगा वायरल, सबको करेगा, ऐसे ही कहने में आता है। बट आप देखिए उसमें से कितने होते हैं, 4 में से किसकी पोटेंसी कितनी को होती है होने की, बीमार होने की। जो लेकर आया वो तो हुआ, उसको फीवर रात भर चला और सुबह वो ऑफिस भी निकल गया, अपने कॉलेज फिर से चला गया। ठीक है, उसके साथ पेरेंट्स हैं या उनको, एक को वो पूरा का पूरा 5 दिन लगा के गया, एक कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वो हम लोग कह देते हैं कि तुम अलग से रहो, उसके साथ मत बैठो, नहीं तो तुम्हें भी हो जाएगा। बट एनी हाउ जब घर में हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, सब खाना पीना कितना हो जाएगा कि हम लोग अलग कितना रह लेंगे। तो हर किसी को अलग अलग है, कोई 5 दिन में ठीक हो रहा है, कोई 1 दिन में ही ठीक हो रहा है, और किसी को हुआ भी नहीं, और कोई कह रहा है कि मुझे ठीक है, थोड़ा सा है पर मेडिसिन लेके मैं ठीक हो रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, काढ़ा ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कारण क्या है यहाँ पे? बिकॉज डिपेंड कर रहा है कि जो जल्दी ठीक हो गया उसका, और जिसको नहीं हुआ है आप उसमें देखिए कि किस तरह से है। बिकॉज जर्म्स आर नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज, कॉज ऑफ द डिजीज इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन मैटर, विजातीय द्रव्यों का हमारे शरीर में संचित होना इज द कॉज ऑफ द डिजीज। अब जिसके शरीर में जितने विजातीय द्रव्य हैं, नेचुरल कीड़े हैं, ये वाली चीजें क्या होती हैं, बैक्टीरिया, ज्यादातर जो ऐसे वाला बैक्टीरिया होता है जो डिजीज को कॉज करता है, या ऐसा कोविड का ही होके देखो, कोविड का हुआ, घर में हम आइसोलेट करके बैठा दिया, एक को, किसी एक को हुआ आइसोलेट कर दिया, लेकिन वो 4-5 लोग हैं घर में, बड़े आराम से दूसरे कमरे में रहे, सैनिटाइज करते रहे और सब कुछ हो गया, लेकिन उसको हुआ, लेकिन घर में औरों को नहीं हुआ। कारण क्या है? कि उसकी इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी कहाँ से आ गई? कि उसके अंदर कितने विजातीय तत्व इकट्ठे हुए हुए थे, उसके विजातीय जिसके जितने होंगे, उसके बैक्टीरिया वायरस को उतना ही उसके घर, उसको क्या चाहिए बैक्टीरिया को? वार्मथ चाहिए, है ना, गंदगी चाहिए उसको, जो उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं वो सब चाहिए, वो वहीं पे रहेगा और पनपेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उसकी तो टेंडेंसी है, वो तो बढ़ता जाएगा, लेकिन और उसको होगा। लेकिन जिसको नहीं हुआ या थोड़ा बहुत हुआ है, उसका आप ये मान के चल सकते हैं कि उसके जो फॉरेन मैटर था उसकी बॉडी में नहीं था, या उसको हम कह सकते हैं इम्यूनिटी। और यहाँ पे वाइटल फोर्स में हम लोग थोड़ा सा एक अलग से हम लोग टॉपिक लेंगे अलग से, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो जर्म्स आर नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज, जर्म्स आर द कॉज ऑफ द डिजीज बट इनडायरेक्टली, जिसके अंदर फॉरेन मैटर ज्यादा है, डायरेक्ट
मेन कॉज इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन मैटर, बट जर्म्स उसी के अंदर उस पनपेंगे, फ्लोरिश करेंगे जिसके अंदर उसकी फेवरेबल कंडीशंस होंगी। जहां फेवरेबल, उसको फेवरेबल कंडीशंस किसको चाहिए, क्या चाहिए उसको? उसको वही गंदगी चाहिए, वहां पे गर्माहट चाहिए, पनपते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्प्राउट्स बनाने हैं। स्प्राउट्स में अब सारी दाल या चने, हम जिसकी भी स्प्राउट्स बनाते हैं, तो उसमें से बताइए कि कितनों के स्प्राउट्स बने हुए होते हैं, कईयों के नहीं भी बने होते हैं, कईयों के छोटे से ही होते हैं, टाइम उतना ही मिला है सबको, लेकिन कईयों के इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। कारण किस किस को कितनी फेवरेबल कंडीशन मिली है, उसके अंदर कितनी पोटेंसी थी कि वो अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा था उस इन्वायरमेंट में, उसको भी वही गर्माहट मिली है, उसी कपड़े में ही उसको रखा हुआ है, बट उसमें से किसी के निकले ही नहीं, और किसी के इतने बड़े भी निकले, किसी के छोटे, कहीं ना कहीं से हो रहे थे। सेम यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर है। तो जितना जिसके अंदर फॉरेन मैटर है, विजातीय द्रव्य है, तो उतना ही उसमें बीमारी होने के कारण ज्यादा हो जाते हैं। तो जर्म्स वहीं पे होते हैं जहां पे फॉरेन मैटर ज्यादा है, एक्यूमुलेटेड हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आज हमारा टॉपिक पूरा होगा 10 के 10 प्रिंसिपल्स का, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से आपको फिर आगे वाले सारे ना इजी लगेंगे। कि एड्स है, एड्स बीमारी क्या है, हमें ये तो कॉज पता है सारा एड्स का, कि दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसकी इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी आ गई हो, और सिंड्रोम, सिंड्रोम इज द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। उसमें अगर आप उनकी हिस्ट्री लें, वो तो ठीक है, कारण उसका वो, क्योंकि इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ब्लड के थ्रू या इसके थ्रू जाता है, सारा होता है उसका वायरस। लेकिन आप ये देखिए कि उसकी डेथ कब कैसे होती है। कोई इसके लिए कोई वो तो नहीं है कि उसको जैसे कि इसी कारण से ही उसकी डेथ होगी। जो एड्स का पेशेंट है कि या तो उसको निमोनिया होके डेथ होएगी, या उसको ये वाली चीज होकर ही डेथ होगी, ऐसा कोई ही कहीं पे जिक्र नहीं होता। वहां जिक्र होता है कि एड्स का पेशेंट था, मर गया, क्योंकि उसके अंदर फॉरेन मैटर ज्यादा हो गया। फॉरेन मैटर होने की वजह से उसके अंदर वो वायरस जो है, HIV जो रहता है, वो वायरस उसके अंदर ज्यादा था, और उसको जो बीमारी चलती है आसपास, चाहे वायरल हो रहा है, चाहे किसी को कुछ भी हो रहा है, वो सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करती है। किसी की सिर्फ एक उंगली पे चोट लगते ही ब्लड की वो डेफिशिएंसी होगी, तो उसकी वजह से ही उसकी डेथ होगी। किसी को निमोनिया से होगी, किसी को फीवर की वजह से ही हो गया, थोड़ा फीवर हुआ और उसकी डेथ हो गई। बिकॉज जिसके अंदर ज्यादा जर्म्स, जर्म्स किसकी वजह से हुए? एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन मैटर की वजह से। तो उसके लिए एड्स का जो पेशेंट है, वो ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इसी वजह से ही डेथ होती है। अगर हार्ट अटैक है या हार्ट का प्रॉब्लम है, हम कह देते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, उस पर सर्कुलेशन ठीक नहीं हुआ, या उसकी ये वाली प्रॉब्लम होने की वजह उसकी वजह से हुआ है। इसमें तो किसी भी वजह से हो सकता है, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, सिम्टम है, ये एक्वायर्ड, किसी से मिले हैं उसको ये। सो दिस इज द second principle, very important principle. Germs are not the cause of the disease. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। नेक्स्ट चलें फिर। नेक्स्ट है, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज आर फ्रेंड्स नॉट एनिमी, आर अवर फ्रेंड्स नॉट एनिमी। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। अब बताइए, रोग मित्र होते हैं, अब कैसे रोग हो गए? कि तीव्र रोग मीन्स एक्यूट डिजीज, आते हैं और निकल जाते हैं, चले जाते हैं अपने आप ही। वो एक सिर्फ बॉडी का एफर्ट होता है उसको बाहर, जैसे कि अब वायरल चलता है, पता है 5 दिन रहेगा या 7 दिन रहेगा, लेकिन उसमें भी हम लोग क्या है ना, जुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स भी, सिट्राजिन भी खाएंगे,
और गला खराब होने की वजह से हम लोग क्या खाए साथ में, एंटीबायोटिक्स, एमोक्सिलिन, ये वो सब कुछ खाते हैं उसके लिए। जबकि पता है वो भी डॉक्टर भी कि देखो आगे हम लोग देखो कितने अपने आप कॉमन सेंस यूज करके देखें, 5 दिन का वो कोर्स बताएगा, 5 दिन में तो वैसे भी ठीक हो जाना था अगर आप नहीं भी लेते तो 5 दिन तो रहेगा ही ना, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं उसको। वो सिर्फ एक एक्यूट डिजीज क्या है, वो हमारी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स इन द सेंस वो सिर्फ हमारे बॉडी का एफर्ट था कि भाई अंदर हमारे कुछ फॉरेन मैटर इकट्ठा हो रहा है, अपने आप को ध्यान रख लो, तैयार कर लो अपनी बॉडी को, थोड़ा अपना खाने पीने का थोड़ा फास्टिंग कर लो या कुछ भी कर लो, थोड़ा परहेज रख लो, नहीं तो आपको आगे के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। और देखो नेचर ने देखो कितना अच्छा काम किया हुआ है, उसने हमारे ना गले के अंदर ना टॉन्सिल्स ग्लैंड्स दे दिए। सबसे पहले गला ही खराब होता है, आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो सबसे पहले गला खराब होता है। तो क्या है कि ये टॉन्सिल्स हैं हमारे, गार्ड हैं हमारे। सबसे पहले नेचर ने देखो कितनी अच्छी बॉडी बनाई है, उसको पता था कि गलत खान पान होगा, अब सीधा खान पान गलत हमारी बॉडी के अंदर चला गया, वहां से तो निकालना मुश्किल है, तब तक इंसान पता नहीं क्या क्या हो जाए तब तक। तो उसने क्या किया, नेचर ने हमें गले के अंदर ही टॉन्सिल्स दे दिए, ग्लैंड्स हैं ये टॉन्सिल्स। ये इनका काम क्या है कि ये जो जैसे ही ये जर्म्स एंटर करते हैं ना गलत खान पान से या किसी भी वजह से होती है हमारे अंदर, तो ये टॉन्सिल्स में ना WBCs ना एक्टिवेट हो जाते हैं लड़ने के लिए। अब आप बताइए, जब दो लड़ाई हो रही होती है, दो तलवारें चल रही होती हैं, तो क्या क्या उसमें कॉज होता, क्या क्या वो होता है, जब दो तलवारें आपस में टकराएंगी क्या निकलता है उसमें से, चिंगारी निकलती है, रेडनेस होती है, वार्मथ होती है, गर्माहट टॉन्सिल्स की। तो टॉन्सिल्स का क्या काम है कि वो उसके लिए बाहर से कोई फॉरेन मैटर अंदर आना शुरू होता है, कोई जर्म्स, हम तो जर्म्स की बात करेंगे क्योंकि हमें समझ ही जर्म्स की बात आती है। तो वो हम लेंगे, खाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले वहां पे ही उसको रोकने के लिए वहां पे लड़ाई हो जाती है। जैसे कहते हैं ना बॉर्डर है इधर के, तो नेचुरली इधर से फॉरेनर कोई बाहर से आएगा तो नेचुरली यहाँ पे वो लड़ेगा ही उसके साथ, क्योंकि ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं था। उसको लग रहा था कि ये तो हमारी बॉडी का तो नहीं है, ये तो बाहर से आया है। तो उसमें लड़ाई होगी, लड़ाई का मतलब यहाँ पे और ज्यादा सोल्जर्स को बनाएगा, मीन्स WBCs को बनाना शुरू करता है। WBCs हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं। जब कहते हैं ना कि गिलो ले लो, च्यवनप्राश खाओ, तो ये क्या है, ये सब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये सब बढ़ाने, इसका मतलब ये था कि यहीं पे परहेज रख लो। अब आपको 5 दिन से लेके 7 दिन तो अब लगेगा ना, ये लड़ाई हुई है तो वहां पे टेंशन तो रहेगी थोड़े से टाइम के लिए। तो 5-7 दिन आप थोड़ा सा अपना परहेज रख लो, खाना पीना अपना ध्यान से कर लो। अगर ठंडा पानी पी रहे थे इस वक्त, थोड़ा सा गर्म पानी लेना शुरू कर दो, खाने पीने में मिर्ची वगैरह ये सब कम कर दो, तो ताकि आपको ये 5-7 दिन में आप ठीक हो जाओगे। तो ये हमारे फ्रेंड्स ही थे। अगर कुछ गलत खा लिया हमने एकदम से, हमने ना मुंह के अंदर कोई भी चीज ऐसे चली जाती है हमारे मुंह के अंदर, तो हम एकदम से वॉमिट आउट करते हैं। जब कोई भी इस तरह की चीज रहती है या गले में एकदम से लगता है कि हमें बस बाहर निकलेगा, तो वो भी क्या है, हमारे शरीर का एक एफर्ट है, लेकिन हम उसका नाम दे देते हैं कि वॉमिटिंग्स लग गई हमें, और उसको रोकने लग जाता है। वॉमिटिंग्स तब तक नहीं रोकनी चाहिए जब तक आपको लगे कि उसमें से अब सिर्फ जो जिसको वॉमिटिंग लगी हुई है, पेशेंट है जो, कि उसमें से सिर्फ अब पानी ही निकाल रहा है, जो पी रहा है वो सिर्फ पानी को ही बाहर निकाली जा रहा है, कोई सॉलिड वेस्ट उसमें से सॉलिड कुछ नहीं निकल रहा है, कोई खाया पिया हुआ कुछ नहीं निकल रहा, तब उसको ORS दे सकते हो। बट ORS का हम नहीं सोचते, वो हम लोग बाद में जाके ड्रिप लगवा लेते हैं, जाके ड्रिप से हमें ORS, वो भी यही काम कर रहे होते हैं। सिर्फ हमें क्या है कि अंदर से पानी की कमी ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। यही कारण है कि हम लोग स्टीम देते हैं या कोई भी इस तरह की गर्म, मैंने बताए थे जैसे अर्थराइटिस में भी बताए हैं कि कोई भी गर्म ट्रीटमेंट देते हैं, हम कहते हैं कि 1 गिलास पानी पिला दो और सिर के ऊपर टॉवल रख दो उसके। पानी पिलाने का कारण क्या है
पानी पिलाने का कारण यही है कि पसीना आएगा, अब हमें नहीं मालूम कितना पसीना आ जाए स्टीम लेने के वक्त, और उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए उसको 1 ग्लास पानी पिलाया जाता है। इसके अलावा डिपेंड करता है पेशेंट को, अगर प्यास लग रही है या कुछ कहता है कि मेरा मुंह सूख रहा है या कुछ है, तो हम लोग उसको 2 ग्लास भी कह देते हैं कि 2 ग्लास पानी पी लो। तो कारण यही है। तो इस करके तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं, एक्यूट डिजीज। अब यहाँ ये मत मान के चलना कि कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो आवर फ्रेंड। यहाँ सिर्फ एक्यूट डिजीज, जैसे अब वायरल आजकल का जैसे सीजन चल रहा है, तो फीवर हो गया या वॉमिटिंग, थोड़ा ये डायरिया हो गया। तो ये कुछ आपको लग रहा है कि आजकल के मौसम के जैसे अब चला था ये आई फ्लू चला था, तो वो उस टाइम में एक्यूट था, हुआ, खत्म हो गया, 5 से 7 दिन चला और खत्म हो गया। तो वो सिर्फ एक हमारी बॉडी की अपनी टेंडेंसी थी कि हमारे अंदर उस हिसाब से उतने ही फॉरेन मैटर था, और उसको बाहर निकालने का उन्होंने एक सिग्निफाई किया, हमारी बॉडी ने सिग्नल दिया कि भाई ये आपको तकलीफ हो रही है, अंदर इस तरह से इकट्ठा हो गया, प्रिकॉशंस ले लो। दिस इज द कॉज। सो तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं, मीन्स एक्यूट डिजीज आर अवर फ्रेंड्स नॉट एनिमी। नेक्स्ट इज द प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। फोर्थ इज द प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, नेचर इज इटसेल्फ इज अ डॉक्टर। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। अब इसमें कैसे चिकित्सक है, प्रकृति खुद कैसे चिकित्सक है, इसके एक ही एग्जाम्पल दूंगी, उसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अब कोई फ्रैक्चर होता है, टांग बाजू कुछ भी टूटती है, तो डॉक्टर क्या करता है, बताइए, बोलिए, मुझे भी थोड़ा पता लगे कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। क्या करते हैं, फ्रैक्चर होता है तो क्या करते हैं डॉक्टर्स? प्लास्टर लगाते हैं जी। प्लास्टर लगा देते हैं, और कुछ ये तो नहीं करते कि अंदर जोड़ने का काम करते हैं, कोई कैल्शियम कुल्शियम बनाने का तो नहीं काम करते ना, कुछ नहीं देते। वो सिर्फ कैल्शियम की गोलियां दे देते हैं, पेन किलर दे दिया उन्होंने, प्लेट्स डाल दी, रोड डाल दी, सर सिर्फ यही काम करता है, प्लास्टर लगा दिया, रोड डाल दी, स्लिंग डालने को कह देंगे अगर बाजू में फ्रैक्चर है कि भाई इसको लटका के ही रखना, इसको ऐसे मत छोड़ना, यही काम करते हैं। तो उसमें अंदर कैल्शियम और उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसको जोड़ने का काम कौन कर रही है, दैट इज द नेचर। सिंपल। तो बॉडी हील इटसेल्फ, मतलब ये वो खुद अपने आप को ही हील करती है, ये हमने सिर्फ उसको सपोर्ट करना है, उसको एनीमा देके थोड़ा सा उसको भी स्पेस, उसको भी टाइम, उसको थोड़ा सा वो दीजिए, थोड़ा टाइम तो दीजिए। अब जैसे एक्यूट डिजीज में हम फटाफट दवाई खा लेते हैं, एकदम से एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देंगे, उसको थोड़ा सा तो टाइम दीजिए, 1-2 दिन थोड़ा सा तो देखिए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं ऐसे माहौल से आया हूँ जहाँ पे कोविड का था, इन्फेक्शन थी या इस तरह से कुछ था, तो नेचुरल है, वहां तो आपको प्रिकॉशंस लेनी ही पड़ेंगी उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन एक सिंपल था कि मैं थोड़ा सा बस वैसे ही मार्केट गया, और अब जैसे बीइंग अ डॉक्टर मेरे को बहुत होते थे, मेरे पास पेशेंट आता तो ऊपर ही छींक दिया जैसे, और मेरे घर में सबसे ज्यादा शोर इसी बात पे पड़ता था मेरा कि जो भी बीमारी लेकर आती है पूजा लेकर आती है। कारण क्या था कि मेरे ऊपर ही अब सारा सारा अटैक, अगर 2 पेशेंट्स इस वक्त चल रहे हैं खूब, उसके ही वायरल, उसमें फीवर के चल रहे हैं, ये मौसम चेंज के चल रहे हैं, तो नेचुरल है वो सारे छींक और ये वो, उसका गला भी चेक करना, उसका सब कुछ करना, तो कितनी कम्युनिटी हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हुआ, और जाके घर में आए तो घर में तो नेचुरल है फिर सब शोर ही डल जाता था। तो हील तो मैंने अपने आप ही होना है, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट क्या कर सकती हूँ, गर्म पानी ले लिया, गागल्स कर लिए, और अगर बहुत ही ज्यादा फीवर लग रहा है तो थोड़ा बहुत गिलो ले लिया, क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ तो अपनी मेडिसिन कुछ हर्ब्स उस तरह की ले ली। तो लेकिन मेडिसिन का वेरी रेयर। हाँ, कोविड के टाइम में खूब मुझे भी एंटीबायोटिक्स वगैरह खिलाए कि जैसे ही गला खराब होता था कहीं कोविड तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, तो उसके चक्कर में खिला, तो मैंने भी खाए हैं उस वक्त, बट नो, अदरवाइज नहीं हमारे उसमें। हल्दी का दूध ले लिया, अदरक ले लिया, या जो भी उसका जूस निकाल के,
तो उस तरह से चलता है, पता है कि 5 दिन या 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा। तो नेचर इटसेल्फ इज द डॉक्टर। अब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल बर्थ से ही बच्चे का अगर सपोज कई बार होता है कि यूरिन का चक्कर है या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर के पास ले जाने का कोई मतलब नहीं है। नेचर इटसेल्फ इट्स डॉक्टर। वो धीरे धीरे उसको थोड़ा सा दीजिए, 10 दिन 15 दिन, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है उसकी आदत, या कोई भी चीज इस तरह की होती है। मेरी नीज के जब वो हुई, अभी बर्थ हुआ उसका, तो उसके पैर के ऊपर रेड रेड कलर के डॉट्स, मतलब कि कुछ थे, रैशेस थे रेड रेड कलर के। एक बार हुआ कि हाँ डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं या कुछ है, बट मेरे एक फ्रेंड सर्कल से ही आए, तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, क्यों दवाई वगैरह अभी देनी है, छोटी बच्ची है, इस तरह से करके। और हार्डली 2-3 मंथ्स गए होंगे, वो अपने आप ही वैनिश, अपने आप खत्म हो गए। तो थोड़ा सा हमें नेचर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इटसेल्फ, मतलब कि वो अपने आप वो ही डॉक्टर है, हमारे अंदर कोई और नहीं है। दैट इज द नेचर, हमारी ईश्वरीय शक्ति, वाइटल फोर्स, वो हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। ये शक्तियां हैं जो उसको अपने आप हील करती हैं हमारी बॉडी को। नेक्स्ट इज द प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है, बिकॉज रोग तो एक ही है, हम तो यही मान के चलते हैं कि रोग एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग रोग की नहीं करते। ये नहीं है कि हमारे पास पेशेंट आएगा कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो हम एसिडिटी का ही सिर्फ उसको ट्रीटमेंट देंगे। हमने तो वही एनीमा देना, उसको एनीमा भी देना है, उसको मसाज भी देनी है, स्टीम भी देनी है, हिप बाथ भी देना है, फुट बाथ भी देना है, सारे ट्रीटमेंट्स देने हैं। बिकॉज वहां पे एसिडिटी रोग नहीं है, वो एक बॉडी का उसको सिग्नल है कि इसका पाचन क्रिया ठीक नहीं है। पाचन क्रिया, अब पेशेंट्स आपके पास भी आएंगे, ऐसे ही आएंगे, सब ठीक है बस मुझे एसिडिटी बनती है। ऐसे हाउ इज इट पॉसिबल कि सब ठीक होकर एसिडिटी अकेली बन जाए? आप उनसे पूछोगे कि आपको स्टूल पास ठीक से होता है? हाँ हाँ, कभी कभी बस सुबह मुझे चाय पीनी पड़ती है, या गर्म कुछ ना कुछ रात को मैं वो ले लेती हूँ, उसबगोल ले लेती हूँ, त्रिफला खा लेते हैं, हरड़ खा लेते हैं। तो लाइक उनके तो नेचुरल है ना, कॉज इज द बट कॉन्स्टिपेशन मीन्स उसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, गैस बनती है कभी कभी, बस चाय पीती हूँ तो उसके बाद तो बिल्कुल। इट मीन्स चाय पीने से अगर आपको एसिडिटी बनी है, इट मीन्स वो पहले भी थी एसिडिटी, बट चाय पीने से वो एग्रेवेट हुई। इसको समझो, इस चीज को समझो। तो यहाँ पे हमने रोग की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं, रोगी की चिकित्सा करते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पैथीज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। यहाँ ये मतलब है नो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि जो पेशेंट ने आके बताया कि मुझे ये हो रहा है, बुखार है, तो चलो जी बुखार है तो होल बॉडी बेडशीट पैक दे दो इसको। नो, वहां हमने ये देखना है कि इसका मतलब इसको बुखार ऐसे बॉडी में नहीं आता, रोग है तो बुखार आया है, कुछ ना कुछ और दिक्कत है तब बुखार आया है। तो वो हमने देखना है, तो उसके लिए हमें पूरे शरीर की ही चिकित्सा करनी है। उस टाइम कंप्लेंट है, पहली कंप्लेंट है, तो नेचुरल उसको थोड़ा सा सबसाइड करने के लिए, उस टाइम की दिक्कत के लिए उसको हम कर सकते हैं कि कोई ना कोई ट्रीटमेंट, थोड़ा लोकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ताकि उसको ये ना लगे कि ये तो मेरा पता नहीं क्या क्या करने लग गए हैं। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत तो उसको ट्रीटमेंट उस टाइम का देंगे, बट उसको बता दीजिए कि हमारा ट्रीटमेंट इस हिसाब से चलता है, कि हम पूरे शरीर की ही साथ में करेंगे। ये नहीं है कि घुटने का दर्द हुआ तो सिर्फ घुटने की मसाज करके भगा दिया उसको, पूरी बॉडी की। क्योंकि अब हमें नहीं ना मालूम कि कहाँ कहाँ पर उसके रूमेटाइड अर्थराइटिस का किस वजह से हो रहा है, कि कौन से उसकी वजह से है, कौन कहाँ कहाँ फॉरेन मैटर है। इट मीन अगर एक जगह हुआ है तो हो सकता है ना कोई जॉइंट्स में भी कहीं ना कहीं और स्टार्टिंग ही हो, उसको ना जमने दें, एक्यूमुलेट ना होने दें उससे, इसलिए पहले ही सारे की सारी बॉडी की ही क्लींजिंग कर। सो चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। नेक्स्ट इज द
रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं, डायग्नोसिस इज नॉट नेसेसरी। मानते हैं इसको? डायग्नोसिस का मतलब कि टेस्ट उस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्नोसिस इज नॉट नेसेसरी। कितना मानते हैं? अगर कोई है बताइए। जितने भी मैम आजकल अल्ट्रासाउंड ये वो सब टेस्ट वेस्ट इतने हो रहे हैं, तो हम लोग कहें जी डायग्नोसिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो आप क्या मानते हो इसको? मैम टू सम एक्सटेंट तो ये यहाँ तक ठीक है। पुराने टाइम में इतनी बीमारियां होती नहीं थी। आजकल जितनी नई नई डिजीजेज आ गई हैं, तो आई थिंक कि डायग्नोसिस टू सम एक्सटेंट इज नेसेसरी, ताकि हम्म। पता लग सके क्या है, इसी तरह से ट्रीटमेंट करता है। टाइमली, क्योंकि डायग्नोसिस ठीक है हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि सभी रोगों का कारण एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन मैटर है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल ही है। तो उसी के बेस पर अगर हम कहें कि डायग्नोसिस इज नॉट नेसेसरी, तो कहीं ना कहीं आजकल के मॉडर्न सिनेरियो में ये थोड़ा सा प्रिंसिपल हमें थोड़ा सा वो लगता है। कहीं कहीं कुछ आम जनरल उसमें डिजीज में तो हम कर लेते हैं कि डायग्नोसिस कर, चलो जी कोई बात नहीं, अगर कॉन्स्टिपेशन है चलो कोई बात नहीं, इसमें हमें और कोई टेस्ट करवाने की, या एसिडिटी के लिए कोई हमें ये नहीं है कि एंडोस्कोपी भी करवा के लेकर आओ, कहीं अल्सर तो नहीं है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए ये। बट क्योंकि आजकल के मॉडर्न सिनेरियो में इतनी डिजीज आ गई हैं, ऐसी ऐसी डिजीज आ गई हैं कि हमें खुद नहीं मालूम, क्योंकि फूड हमारा अडल्ट्रेशन में आ गया सारा का सारा, उसमें मिलावट आ रही है, डीएनए में वो आनी शुरू होगी, जेनेटिक डिजीज इतनी होनी शुरू हो गई हैं। तो फिर सेकेंडली कैंसर्स, कहीं बहुत जगह तो ये है कि हम कहीं भी बॉडी में लंप लगता है तो बहुत कुछ पेशेंट्स के लिए तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि वो तो डॉक्टर्स के पास चक्कर ये वो सब टेस्ट करवाने लग जाते हैं, जबकि डॉक्टर को भी पता होता है कि ये कौन से वाला लंप है। लेकिन हाँ, जैसे कि अब लेडीज में है, अगर उसको लग रहा है कि ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप लग रहा है, तो नेचुरल है उसको भी लगता है कि कोई और तरह से कुछ इस तरह कोई दिक्कत ना हो। तो विद एज और बहुत सारी चीजों, बहुत डिजीज ऐसी हैं कि हम लोग केवल उसको एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन मैटर ना लेकर, अब ये हो सकता है ना कि लंप अभी तो छोटा ही था, हो सकता है वो कैंसरस हो, तो अगर हम लोग वो डायग्नोस करवा लें उसको, तो वो बच सकता है, ताकि वो आगे बढ़े ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि माइन्यूट जो हमारी बॉडीज में चेंजेस आ रही हैं, तो वो बड़ी मुश्किल है कि अगर हम लोग डायग्नोसिस को देखें, कि अगर हम कहेंगे जी जीवा के ऊपर जब सफेद परत जमनी शुरू होगी तो इट मीन्स आपके पेट की कोई प्रॉब्लम है, या इस तरह के से होगा। वो कब जमेगी, कब आपको दिखेगी, और कब आप बीमारी की इलाज शुरू करोगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। बट डायग्नोसिस इज नॉट नेसेसरी। जो जनरलाइज पेशेंट्स हैं हमारे, उसके लिए हमने ट्रीटमेंट तो सबको सेम देना है, बिकॉज कॉज इज द सेम। तो इसलिए थोड़ा सा डायग्नोसिस को हम लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट मॉडर्न सिनेरियो में और पेशेंट की हिस्ट्री को देखते हुए डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। अगर जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है इसके लिए। जीन रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। जीन रोग का मतलब होता है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट में, उसको ठीक होने में समय लग सकता है, नेचुरल है। अक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज का तो मतलब, अब क्रॉनिक डिजीज है, अब ओबेसिटी है, ये तो नहीं है कि हफ्ते में आ गई, या महीने या 2 महीने में ओबेसिटी हो गई ना। उसको भी तो आपने मतलब कि सेडेंट्री लाइफ है, या खाना पीना है, या कोई भी किसी भी वजह से उसको भी कुछ साल तो लगे हैं ना। क्रॉनिक डिजीज में होने में कितने साल लग जाते हैं, तब जाके क्रॉनिक डिजीज का नाम आना शुरू होता है। तो नेचुरल है उसके ट्रीटमेंट में भी कुछ समय लगता है। अब एक मैंने एक अटेंड किया था वर्कशॉप, मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, वो उसके ही थे, कैंसर डिपार्टमेंट के, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के थे। तो वो कहते, उनका कहना था, कहते कैंसर एकदम से नहीं होता, वो हमें लगता है कि एकदम से पता लगा, जब पता लगा तो एकदम थर्ड स्टेज थी, फोर्थ स्टेज थी।
उसको बनने में 15 इयर्स लग जाते हैं, तब आपके सामने आती है वो प्रॉब्लम। तो इतने मतलब कि एक दिन, जो ऐसी डिजीज होती है वो एक दिन में नहीं आती। अगर आपको कोई आकर कहे ना कि मेरे को ओबेसिटी है, मैं 5 साल में मेरी इतना इतना वेट हो गया, इतना मैंने ये किया, और आज एकदम से मैंने डाइटिशियन के पास जाके ये डाइट लेनी शुरू करी, तो लेकिन मेरे वेट में फर्क नहीं है, या आपके पास आकर कहे कि आपसे मैं पैकेज ले लेती हूँ तो कितनी देर में कितना वेट कम हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग में वेट एकदम से डाउन जाता है, कुछ किलोस जाता है, वो जस्ट क्या है, फॉरेन मैटर जो एक्यूमुलेट हुआ होता है ना, गैसेस हैं या एनीमा से आपके स्टूल वगैरह का है, कॉन्स्टिपेशन जो है, वो चीजें वो चीजें थोड़ी सी, उसका वेट कम होना शुरू होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि वेट थोड़ा सा हमारा कम हो गया, तो इट्स ओके। लेकिन फिर एकदम, फिर जाकर 15 दिन के बाद ना एकदम से रुक जाता है फिर वेट कम होने, क्योंकि वेट उस टाइम, क्योंकि जो फैट्स हैं, एडिपोज टिश्यू है, उसको कम करने में टाइम लगता है। तो इसलिए क्रॉनिक डिजीज को जितना टाइम होता है होने में, बनने में, तो एटलीस्ट उतने महीने, उतना टाइम तो ठीक होने में भी तो लगेंगे ही। तो उतना टाइम उनको, पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि वो इतनी दवाइयां, कहीं कहीं कुछ मेडिसिन, कुछ बीमारियों में ऐसा है कि वो स्टीरॉयड्स खा के आए होते हैं, तो एकदम से आकर वो कहें जी हमें 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन के पैकेज में हमारा बिल्कुल ठीक कर दो हमें। तो पहले आप उनको ये बताइए ना कि आपने जो स्टीरॉयड्स खाए हैं उसका तो भी बॉडी के ऊपर अडेप्ट किया हुआ है, उसको तो भी हमने वापस नेचर की तरफ लेकर आना है ना। उसको कहाँ, कितना टाइम लगेगा? एक बंदा भटका हुआ है या ड्रग एडिक्ट है, तो उसको तो भी अगर हमने उसको करवाना है, डी एडिक्शन में जाते हैं, तो वो भी थोड़ी थोड़ी उसको डोज दे दे के फिर कम करते हैं, तब जाके वो ठीक होना शुरू होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर है कि क्रॉनिक डिजीज को हमेशा समय लगता है, क्योंकि वो एक दिन में ना उसका जन्म हुआ है, ना एक दिन में वो कम होगा। 8th इज द प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभरते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक आपका टॉपिक आता है उभाड़ का, उभाड़ के ऊपर आता है प्राकृतिक दबे हुए रोग उभरते हैं। लाइक जैसे हम लोग मान के चलते हैं ना, होम्योपैथिक डिजीज के अंदर, होम्योपैथिक मेडिसिन में, कि एक बार खा के थोड़ा रोग बढ़ता है, फिर उसके बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता है। कोई भी मेडिसिन कई बार होता है ना कि एक बार तो लगता है कि नहीं यार ठीक ही नहीं हुआ, इससे तो मेरा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, उल्टा मेरे को ये दिक्कतें हो गई। जैसे फास्टिंग है, फास्टिंग करवाओगे, आप पहले दिन कहोगे ना कि आज, पहले तो उसको धीरे धीरे कम करवाओगे, फिर जिस दिन उसको कंप्लीट फास्ट करवाना शुरू करोगे ना, तो वो पूरी शिकायत करेगा कि मेरा तो उल्टा सिर दर्द हो गया, मेरे को तो वीकनेस हो गई, मेरे को ये हो गया, फीवर हो गया, एंड वॉमिटिंग लग गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड हमारे वो थी, एक्यूमुलेटेड फॉरेन मैटर था, वो जहां जहां जमा हुआ था, मतलब कि छिपे हुए थे वो, आप ये कह लीजिए फॉरेन मैटर जो था वो छिपा हुआ था। अब उसको ब्लड स्ट्रीम में वापस लाने के लिए, मतलब ब्लड के थ्रू ही बाहर निकलेगा। ब्लड के थ्रू मतलब कि यूरिन भी देखो ब्लड से ही बनता है, अगर आप लोगों को अनाटॉमी याद होगी, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को तो मैंने खैर आज डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वो भेजी थी, तो वो स्टूडेंट्स देख भी लेंगे अपना उसको। तो ब्लड में ही आएगा, हमारी बॉडी में जो मूव कर रहा है, मोबाइल है, और जो पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, दैट इज द ब्लड। तो जो छुपे हुए रोग वो हैं, जितना भी फॉरेन मैटर है, वो पहले उसको बाहर निकालना होगा हमें, उस छिपी हुई जगह से, उनकी छिपी हुई जगह से बाहर निकालना है। वो छिप निकाल कर कहाँ लेकर आएंगे? ब्लड स्ट्रीम में। जब ब्लड में आना शुरू होंगे, अपनी जगह से जब हिलेंगे, जमे हुए थे वहां से हिलेंगे, तो पेन तो करेगा, थोड़ा सा तो पेन करेगा। और जब ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, तो वो आप सोचो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर कितना सारा फॉरेन मैटर इकट्ठा हो गया। फिर पहले तो पहले ही वाला था, सेकेंडली फिर जो जमा हुआ था वो भी इकट्ठा हो गया।
तो एक बार तो उभाड़ आता ही है डिजीज का, बल्कि जो भी सिम्टम्स थे उसमें उभाड़ आते ही हैं, बल्कि उल्टा 2-4 और ज्यादा सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो दैट इज नोन एज द, इसको उभाड़ को हम लोग जो अच्छे हैं बॉडी को हील करने में हेल्प कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी बॉडी हीलिंग शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। अगर यही उभाड़ जो है हमारे मतलब कि डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में, मीन्स जब किसी को हार्ट अटैक ही आ गया या कुछ हम लोग ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं और उसको उल्टा कोई ऐसी और डिजीज होगी कि उसके लिए बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग वाली होगी, तो दैट इज नॉट द हीलिंग क्राइसिस। फिर उसको हम डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस या डिस्ट्रक्शन क्राइसिस कुछ इस तरह से बोलेंगे। लेकिन हम लोग जनरलाइज उसमें करें तो प्राकृतिक चिकित्सा से दबे हुए रोग उभरते हैं। जो दबे हुए थे, एक्यूमुलेटेड थे जितने भी रोग, नाम दे दिया है, रोग तो एक ही है, दैट इज, वो कोई भी कह लो कि वो एक्यूमुलेशन ऑफ द विजातीय द्रव्य ही है, बट एक बार वो उभर के बाहर आते हैं और हमें बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको टॉपिक को जरूर पढ़ लेना। मेरे ख्याल से ये 8 ही हैं, और कौन कौन से थे? मैम एक ये था एक कौन सा रह गया simultaneous हमारा? of body, हाँ जी, soul and simultaneous हाँ treatment of body, mind and soul. हाँ, यहाँ पर जो हम लोग चिकित्सा करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, जो चिकित्सा है ये केवल शरीर की नहीं, जैसे हमने कहा ना रोग की नहीं, पूरी बॉडी की है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये, क्योंकि हम भगवान में भी कहते हैं आस्था, राम नाम को भी नाम दिया है, कि जैसे कि हमने फिलोसफी ऑफ नेचुरोपैथी में किया था कि गांधी जी ने राम नाम को भी दिया है। तो यहाँ पे जो चिकित्सा की जाती है, तो यहाँ मन, आत्मा और किसकी है, तीनों चीजों के मिलन की, उसकी चिकित्सा की जाती है। हम लोग अकेला ये नहीं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही देख के चलते हैं, उसका मेंटल उसके ऊपर भी देखा जाता है। तभी हम लोग के ना योग, मैंने कहा कि योग चिकित्सा भी करवाई जाती है, तो योग का प्राणायाम द्वारा, या फिर हम लोग उसमें कितने ही आसन हैं, ये मेन तो है कि प्राणायाम, मेडिटेशंस, योग निद्रा, तो ये वाले सारी चीजें हम करवाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर मेंटली भी देखा जाता है कि उसकी, और आत्मा का भी, इनका चिकित्सा की जाती है। हम अकेली फिजिकल बॉडी को नहीं देखते, हम लोग यहाँ पे पूरा मेंटली, स्पिरिचुअल और सब उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे चिकित्सा की जाती है। पेशेंट की कई बार होती है कि काउंसलिंग करके ही ठीक हो जाता है। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट है, एपिलेप्सी के हैं, या किसी के फोबियाज हैं, तो उसकी वजह से ही वो आगे अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाता, या उसको और तरह की डिजीज, क्योंकि सबसे पहले ना जब कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होना शुरू होता है ना, सबसे पहले पेट से स्टार्ट होता है। वो आपने देखना, उसको गैस बननी शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होगा, नींद ना आना, थॉट्स उसके नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो वो सारे ट्रीटमेंट्स भी प्राकृतिक चिकित्सा में किए जाते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल्स। एक खत्म हो गए प्रिंसिपल्स, यही थे। मैं मुझे भी कई एक बार और रह गया मैम, एक कौन और रह सा? गया, नो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन शुड बी गिवन। हाँ, तो इसमें क्या है कि उभार जब आता है बॉडी के अंदर, तो हमें इसमें कोई मेडिसिन, दिस इज द ड्रगलेस थेरेपी। तो ड्रगलेस है, इसमें हम लोग कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं। जो भी चिकित्सा की जाती है हमारी पंच महाभूतों से ही करवाई जाती है। पंच महाभूत वो किस फॉर्म में किस तरह से लेने हैं, वो हमारा सेकेंड ईयर के टॉपिक के अंदर आता है, सारी की सारी चिकित्सा। तो इसमें कोई दवा नहीं जाती, इट्स अ ड्रगलेस थेरेपी। मेरे ख्याल से हो गए हैं हमारे जी 10 मैम। ये मैम प्रिंसिपल्स। मैम और इसमें से मैम, देखिए, मैं अब एक आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। एक तो उभाड़, ये आपने टॉपिक पढ़ना है पूरा का पूरा अच्छे से। वाइटल फोर्स मैं नहीं बता रही हूँ, वाइटल फोर्स मैं खुद करवाऊंगी। एक करना है डिजीज। डिजीज का चैप्टर जो है ना, इसके अंदर मैंने डिजीज का नाम तो लिया है, और मैंने आपको बता भी दिया कि क्या है कॉज, किस तरह से इसको नाम दिए जाते हैं। बट आप ना
जो बड़ी वाली बुक है, राकेश जिंदल वाली बुक है, उसमें ना सारी थेरेपीज जब खत्म हो जाती हैं, जहां से डिजीज के शुरू होना होता है ना, उससे पहले डिजीज का चैप्टर है एक पूरा। उस पे पेड़ बना हुआ है, एक फोटो, और वहां से डिजीज का चैप्टर है एक। उसमें सब तरह की डिजीज बताई हुई है, एक्यूट, क्रॉनिक, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, हेल्थ के बारे में भी सारा। तो एक बार वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल से काफी चीजें मैंने प्रिंसिपल्स में क्लियर कर दी हैं। तो डिजीज को उसमें से आप पढ़ सकते हैं सारा का सारा, ये टॉपिक काफी। और फॉरेन मैटर, ये 3 टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा सा आप पढ़ के रखिए। और डिजीज का चैप्टर का मुझे मेरे को नंबर नहीं पता, लेकिन वो ना सारी उभाड़ वाला। उभाड़ वाला ना आपका उस वाले उसमें होएगा, प्रिंसिपल के अंदर आएगा। मैंने क्या करवाया था प्रिंसिपल में, उभाड़ वाला जो है ना प्रिंसिपल, प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभरते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें ही उभाड़ के बारे में बताया हुआ, हीलिंग क्राइसिस एंड ऑल सब लिखा हुआ होगा उसमें। आप ये वाला प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना तो इसमें काफी आपका क्लियर हो जाएगा। जी। अब बताइए किसी का कोई और, ये 3 चीजें आप पढ़िए। अगर इसमें से फिर भी दिक्कत आएगी तो कोई बात नहीं, एक और लेक्चर इसके बारे में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम है, काफी समय है। मैम एक एक्सेप्शन ध्यान आ रही है इस चीज की, अपने ही प्रिंसिपल की। हाँ जी, जो जो हम कहते हैं कि जर्म्स आर नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज, हाँ जी, बट देयर आर सर्टन डिजीज जिनके हम सिवाय जर्म और कोई कॉज कह ही नहीं सकते। जैसे एड्स ही आपने बताया, हाँ जी, वन ऑफ द रीजन इज फिजिकल कांटेक्ट। हाँ अब जी, जैसे डिजीज्ड पर्सन से किसी का फिजिकल कांटेक्ट होता है, हाँ जी, तब वहां उसका लाइफस्टाइल या उसका खान पान वो काम नहीं आता। वो जर्म्स फिजिकल कांटेक्ट से ही उसमें एंटर कर जाते हैं और वो करेंगे ही करेंगे। ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी एड्स वाले के साथ फिजिकल कांटेक्ट हुआ और डिजीज नहीं हुई। इजंट इट राइट? नहीं So this देखिए, can be an exception. उसमें क्या है, उसकी वो डिपेंड करता है। अगर फिजिकल उसके साथ हुआ है ना, हम हाँ जी, लोग अकेला फिजिकल से नहीं होता, ब्लड ब्लड से दैट्स होना राइट। है, मेन तो है ब्लड से, है बिल्कुल ना, मैम, ब्लड से भी है, ब्लड से बिल्कुल। है। लेकिन देखो, वही ब्लड का कांटेक्ट या फिजिकल जो कांटेक्ट हुआ है, वो 10 हाँ जी, लोगों के साथ हुआ, एक एड्स के पेशेंट का 10 हाँ लोगों जी। के साथ हुआ, लेकिन डेथ उसकी होगी जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉरेन मैटर था। नहीं मैम, एचआईवी उसमें भी पॉजिटिव तो अलग है, सभी हो जाएंगे ना। उसमें भी अलग है। मैंने उसके एक इन वेरी स्टार्टिंग कॉलेज पास आउट हुआ था, तो एक डॉक्टर थे, वो एड्स का ना आयुर्वेदिक उसमें से ही करते थे। तो उसमें हम लोग गिलो का बनाया हुआ था, उन्होंने अपना कुछ गिलो से बनाया हुआ था, कोई अपनी मेडिसिन बना रखी थी उन्होंने। अब तो हाँ मुझे जी, नाम भी याद नहीं है, इट्स 22 years ago। तो उन्होंने ग्लो से बना रखी थी। अब वही ग्लो एक मतलब कितने पेशेंट्स को देते थे, लेकिन एक दो मतलब कुछ के तो क्योर हो जाता है, जो अपने आप को ध्यान रख लेता है पूरा, वो अपना ना सात्विक जीवन जीना शुरू कर देता है, उसकी लाइफ वो कर जाती है, वो जी जाता है। लेकिन नहीं जिसका नहीं है, जिसका लाइफ में वही कह लो कि नेचर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, जो रिटर्न टू नेचर आ गया, जी हाँ गया। जी, जो नहीं है वो नहीं, उसको कोई ना कोई और बीमारी लगी रहेगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा उसको। दैट इज वेरी तो राइट, हम ये कह बट सकते हैं मैम कि हाँ जी, मैम कोई बोल रहे थे तो वो बोल लें पहले, कोई बात नहीं। नहीं, कोई नहीं सर, आप बोल लीजिए प्लीज, आप कंटिन्यू नहीं नहीं नहीं, कोई कोई ऐसी बात नहीं, आप बोलिए। प्लीज 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 प्लीज। हाँ Recording जी, हाँ जी, stopped. नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल लीजिए, कोई भी बोल ले। मैम मैं थोड़ा सा अभी भी ना डाउट में रह गया, क्योंकि 10 लोगों से फिजिकल कांटेक्ट हुआ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हाँ किसी जी, एड्स वाले का, तो 10 के 10 लोग ही एचआईवी पॉजिटिव हो जाएंगे।
हाँ ये तो नहीं होंगे। है कि 8 होंगे या 9 होंगे, एक नहीं होगा जो बड़ा अच्छी तरह से रह रहा था। तो एटलीस्ट एड्स ने इस प्रिंसिपल में एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया, टू माय माइंड। आई मे बी रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, आप इसको इस तरह से लेकर चलिए कि एड्स जैसे अब कोविड का था, कोविड हुआ है ना, कोविड का किसी को हुआ और पता भी नहीं लगा, निकल गया नहीं, कोविड तो ठीक है मैम, मैं तो सिर्फ ना। एक्सेप्शन ही एड्स में दे रहा हूँ। एक्सेप्शन नहीं, इसमें पता क्या है, इम्यूनिटी का ही है मेन। आप देखिए कि अगर मैं अब उसमें लेकर चलूं कि कहाँ पर हो रहा है एड्स का, ज्यादातर पेशेंट किस तरह से आ रहा है, जो भी जिनके भी फिजिकल्स ज्यादा हैं, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर लेते हैं हम लोग एड्स को, या हाँ किसी जी। का ब्लड। अब यहीं पर मैं अब इसका बताती हूँ, हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी is more dangerous than, like 10 times more dangerous than the AIDS, हेपेटाइटिस बी। होता वो वो ठीक भी है। इसी से है, ब्लड से ही होता है, ब्लड का। मतलब हेपेटाइटिस बी जो है वो, अगर नाखून के साइड से भी कोई खून भी निकल रहा है ना, और आपके किसी के मतलब किसी उसके साथ कांटेक्ट में आने वाले किसी के सौर में या कोई भी उसका खून लग भी गया, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी के ज्यादा हो जाएंगे एकदम से, जबकि एड्स का नहीं होगा इतना जल्दी। और एड्स का किस तरह से है, एड्स में भी जिसका जितना एक्यूमुलेशन इम्यूनिटी कम है बॉडी के अंदर, पहले से इम्यूनिटी कम है, उसको जल्दी वो करेगा, अटैक करेगा। बट करेगा तो सभी को ना। करेगा सबको। एक आदमी सात्विक जीवन जीता है, वो बिल्कुल नेचर के हिसाब से रहता है, बड़ा स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, और वो एक बार्बर के पास दाढ़ी बनवाने गया, उसने सेम ब्लेड उसका यूज कर दिया, कट लग गया, तो उसको होगा ही होगा, चाहे वो कितना ही अच्छी तरह से रह रहा हो। हाँ हाँ, तो होगा ही होगा। मेरे ख्याल से हाँ, तो आप देन लोगों ने एक मूवी भी थी एक, शिल्पा शेट्टी की, शायद, पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद है। तो उसमें भी कुछ इस तरह से ही था कि कोई फिजिकल या कोई इस तरह से नहीं था, जस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई हुआ, यस। है ना, तो उसको तो हुआ। वहां 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 हम कह सकते हैं कि ये तो जर्म्स नहीं किया, वो तो बेचारा बड़ा सात्विक जीवन जी रहा है, बड़े ढंग से रह रहा है, बट फिर भी हाँ जर्म्स मतलब की कि ट्रांसफ्यूजन हो गई। अगर टेस्ट तो करवाएंगे वो तो हाँ यस, आएगा। ठीक है, शायद टेस्ट हम ये करवाएंगे तो यस कि उसका अब पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन अगर हम इसका सिंड्रोम की बात करें तो उसमें सिंड्रोम्स का कम होगा। शायद इसका एक आंसर ये हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही ले लें, चलो इससे ही, या फिजिकल कांटेक्ट जैसे भी। HIV पॉजिटिव तो हर कोई हो जाएगा, बट HIV पॉजिटिव से एड्स में कन्वर्ट होगा कि नहीं, दिस डिपेंड्स अपॉन हिज लाइफस्टाइल एंड हाँ ऑल। कई लोग हाँ सारी उम्र HIV पॉजिटिव रह जाते हैं, एड्स नहीं होता उनको। हाँ, हो जाता है। हाँ, अगर वो हेल्दी है, अदरवाइज अच्छा हाँ, मेंटेन कर सब रहे हैं। कुछ है। तो दिस इज द आंसर टू माय अब क्वेरी। अब जैसे कि अब ये भी तो है ना कि अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के जीन्स जो हैं वो सब में हैं। जी। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। वो अपना फ्लोरिश करना शुरू होते। बात वही आ गई कि सब में है, सारी डिजीज के होने वाली वो सब में है, बट किसको फेवरेबल कब मिल गई, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई फ्लोरिश करने के लिए, बस उसको वो वाली डिजीज आपने होने के आपने चांसेस। डिजीज के लिए, ये जर्म्स के लिए कितनी रेड कारपेट बिछा रखी है, इस पे डिपेंड करता हाँ बस ये है। है। जी मैं जी अब जी। अपना पर्सनल बताऊं तो पर्सनली अब मेरी फैमिली में किसी को भी दिक्कत नहीं है जो मेरे को दिक्कत है। हालांकि वो जेनेटिकल वो है, और सब हैरानी है कि अगर मैं टेस्ट करवा रही हूँ या PGI भी जाके चेक करवा रही हूँ कि जो मेरे को दिक्कत आई है, वो मेरी फैमिली में अगर वो पूछें कि पेरेंट मदर की साइड पर है या फादर की साइड पर भी है, वो किसी को भी नहीं है। लेकिन मेरे में हुई, क्योंकि मेरे शायद वो जीन्स को, वो उस जीन को वो फेवरेबल कंडीशन पता नहीं कहाँ से किस तरह से मिल गई, इस तरह से, तो वो वाली डिजीज होने का वो हो गया। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि वो कंडीशंस आपके पास कौन सी हैं। वो वही बात आ गई, मन आत्मा, वो वाली जो लास्ट वाला जो है जी हमारा जी जी। हाँ प्रिंसिपल है जी। कि आपका वो, यूनिटी ऑफ बॉडी सोल एंड माइंड। हाँ जी। हाँ,
तो वो आपका बॉडी उसके साथ वही सब सर्कमस्टांसिस, मेरे साथ भी वही स्ट्रेस है, दूसरे लोगों को साथ भी वही स्ट्रेस है, बट वो स्ट्रेस मेरे को कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, सेम स्ट्रेस दूसरे को वो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, हाँ जी। डिपेंड कर रहा है कि मेरा फिजिकल साइड वीक है कि या मैं मेंटल साइड मेरा वीक है कि मेरी आत्मा साइड वीक है। हम्म। तो वो हमारा डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा जहां पे नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होंगे तो मेरा नेचुरल है उसको दिल पर लेकर रखूंगी, मेरे को डिप्रेशन या वो सब चीजें होंगी। एक तो फिजिकल साइड से वो वीक है लेकिन वो मेंटली उसमें से है, तो शायद फिजिकल वाला इतना वो नहीं करेगा, ज्यादा बीपी हाई हो जाएगा, चल ठीक है काम खत्म। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, आप करिए, इसको कोई पढ़िए, क्वेश्चन मेरे पूछ रहे को थे? बहुत ही अच्छा लगता है, ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, बट टाइम है इसके ऊपर डिस्कशन करना हो तो मेरे ख्याल से पूरा पूरा दिन निकल सकता है। जी वो तो है, बिल्कुल ठीक। जब करें टीचर और अच्छे होते हैं मैम तो क्वेरीज ज्यादा आती हैं मन में। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, नई स्टूडेंट्स से ही सीखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब करने पर आप स्टूडेंट्स पूछ